नमस्कार साथियों, वेलकम टू लॉजिकल सेक्ट। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, ये बात पूरी दुनिया को पता चल चुकी है। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान अब क्या करेंगे? क्या उड़ीसा के नए सीएम बनाए जाएंगे? कोई दूसरा प्रभार उनको दिया जाएगा? और कौन सी नई जिम्मेदारी धर्मेंद्र प्रधान को दी जाएगी? क्योंकि वो कोई मामूली व्यक्ति नहीं है, वो कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है जो संगठन से उठ करके चले आए, उनको अचानक से मंत्री बना दिया गया, बल्कि उनकी एक बहुत पुरानी लेगेसी है। उनके पिताजी भी स्वयं अटल बिहारी वाजपेयी के साथ काम कर चुके हैं, लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं और एक राजनीतिक परिवार से धर्मेंद्र प्रधान आते थे, एबीवीपी से जुड़े रहे, उसके बाद संगठन में आगे बढ़े, 2000 में चुनाव लड़ा, उसके बाद राज्यसभा से होते हुए वो केंद्र तक पहुंचे और केंद्र में मंत्री पद उनको दिया गया। उनको उज्ज्वला मैन के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने उज्ज्वला योजना को लागू करने, आगे बढ़ाने का काम किया था। उसके बाद उन्हें जब शिक्षा मंत्रालय दिया गया 2021 में, तो 5 सालों तक उन्होंने लगातार शिक्षा मंत्री की भूमिका निभाई। लोकसभा चुनाव 2024 में जीते और इतने मजबूती के साथ संगठन में जुड़े हुए हैं कि वो हार मानने वाले व्यक्ति नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर बात करें तो 25 जुलाई, जो कि आज है, आज के दिन धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया। लेकिन उससे पहले 2 बार वो इस्तीफे की पेशकश कर चुके थे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने, सरकार ने उनके इस्तीफे को मंजूर नहीं किया। कारण था कि नरेंद्र मोदी को अपनी सेकंड इंस्टाग्राम आउटिंग करनी थी, जिसकी वजह से उसको होल्ड किया गया। ऐसी रिपोर्ट्स बीच में आई, लेकिन आज अंततः उनका इस्तीफा हो गया। जेनजी खुश है, प्रोटेस्टर्स ने अपना प्रोटेस्ट वापस लेने की घोषणा भी कर दी, मामला लगभग शांत हो गया है और ऐसा माना जा रहा है कि 1-2 दिन में जो इसके आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो भी खत्म हो जाएंगे और सोमवार से दिल्ली और दुनिया, भारत वैसे ही चलेगा जैसे पहले चलता रहा था। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का इसके आगे भविष्य क्या होगा, ये समझने की कोशिश कर लेते हैं। वो चुप नहीं बैठ रहे हैं, वो कुछ संदेश सरकार को लगातार देने की कोशिश करते रहते, क्योंकि संगठन के आदमी है, मजबूत आदमी है, इसीलिए उनके हर कदम पर सरकार की भी नजर रहती है। हम कुछ आर्टिकल्स की मदद से और कुछ जो हमारी सामान्य समझ है, लॉजिक है, उसका इस्तेमाल करते हुए ये देखेंगे कि वो क्या करने वाले हैं। पहले तो राइज एंड फॉल को लेकर के बाद में बात करेंगे। हमें एक बात समझ लेनी चाहिए कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि रिजाइन दे दो इस मुद्दे पर लगातार फंसा रहा, उसने इतने दिन तक रिजाइन क्यों नहीं किया? एक तो मैंने कहा कि सरकार ने नहीं लिया, दूसरा वो व्यक्ति लगातार शक्ति प्रदर्शन कर रहा था। सरकार की नाक पर बात आ जाती, सरकार को ये लगा कि शायद ये एक स्नोबॉल इफेक्ट हो सकता है कि एक व्यक्ति का इस्तीफा हो गया तो दूसरे का होगा, तीसरे का होगा। जैसे आज प्रोटेस्टर्स कह रहे हैं कि आज तो धर्मेंद्र प्रधान का लिया है, अगली बार गडकरी का लेंगे, उसके बाद किसी और का लेंगे, जो गलत करेगा उसको सबक सिखाएंगे। तो धर्मेंद्र प्रधान ने क्या किया था अपने इस्तीफा जस्ट देने से पहले, अगर आप ये देखोगे तो उड़ीसा के एमपीज को प्रमोट अर्ली डिसेबिलिटी स्क्रीनिंग इन ऑल स्कूल्स, एक मीटिंग हुई जिसमें उन्होंने कहा कि स्कूल्स में अगर किसी बच्चे को डिसेबिलिटी है तो उसको अर्ली स्क्रीनिंग उसकी कर लेनी चाहिए। अब ये बात हमारे काम की नहीं है, सरकारी काम की है, होना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ जो तस्वीर आई वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें धर्मेंद्र प्रधान यहां खड़े हैं और उनके आसपास जो आदमी खड़े हैं वो कोई मामूली आदमी नहीं है, इस देश के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, सदन में बैठते हैं और इनकी संख्या कुल 20 बताई जा रही है। 20 आदमी के साथ धर्मेंद्र प्रधान फोटो खिंचाते हैं, न्यूज़पेपर में पब्लिश होती है, सरकार के पास पहुंचती है, सरकार को पता चलता है कि 20 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के साथ ये व्यक्ति क्या कर रहा है। सरकार को इस वजह से भी डर लगा क्योंकि एनडीए की जो टोटल संख्या है वो 318 है, जिसमें 240 बीजेपी के हैं। अगर धर्मेंद्र प्रधान के साथ छेड़खानी की गई होती सरकार के कहे अनुसार, हालांकि वो अपना इस्तीफा पहले 1-2 बार पेशकश कर चुके थे, सरकार ने लिया नहीं, लेकिन 240 -20 अगर आप करेंगे तो गणित आपको समझ में आ जाएगा और बाकी जो घटक दल हैं वो स्नोबॉल इफेक्ट की तरह बाद में एक दूसरे से दूर होते चले जाएंगे, क्योंकि उनके अपने कारण हैं, उनको दबाया गया, तोड़ा गया, खरीदा गया, जो भी किया गया रिपोर्ट्स के मुताबिक। उसके चलते धर्मेंद्र प्रधान की ये फोटो सरकार को बहुत डराती है। इसके अलावा उन्होंने अपने इस्तीफे में एक महत्वपूर्ण संकेत दिया, जिससे हमें पता चलता है कि शायद आने वाले समय में उड़ीसा में उनको कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा सकती है। उन्होंने अपने जो रेजिग्नेशन लेटर था उसके दौरान भी ये बताया और कहा कि वो शायद उड़ीसा में किसी बड़ी जिम्मेदारी की तरफ इशारा कर रहे थे। भगवान जगन्नाथ की उन्होंने प्रार्थना की उनसे और कहा कि उड़ीसा की जनता से मैं जुड़ा रहूंगा, ये मेरा संकल्प है कि हम ऐसे ही काम करते रहेंगे। उड़ीसा की जनता को संबोधित करना क्या दिखाता है? क्या धर्मेंद्र प्रधान नाराज हैं? क्या धर्मेंद्र प्रधान किसी नई जिम्मेदारी के लिए लालायित हैं, आतुर हैं? क्या उनको उड़ीसा का चीफ मिनिस्टर बना दिया जाएगा? इसको हमें एक बात से और समझना चाहिए कि 2024 में इन्हीं धर्मेंद्र प्रधान की बहुत बड़ी जिम्मेदारी उड़ीसा में भाजपा संगठन के द्वारा लगाई गई थी, जिसके बाद उन्होंने काम किया, वो खुद भी जीते और नवीन पटनायक को उन्होंने बहुत बड़े मार्जिन से उड़ीसा में सरकार के स्तर पर अगर हम बात करें तो हराया। 2024 में ये बीजेपी के लीडर बने मोहन चंद्र मांझी, ये अभी सरकार में है, लेकिन यहां पर धर्मेंद्र प्रधान हो सकते हैं, इसकी बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। इसके कुछ संकेत हमें उनके इस्तीफे में भी मिलते हैं और उनकी जो राजनीति है वो भी संगठन के स्तर पर बहुत मजबूत है। 20 एमपीज के साथ उन्होंने खुद को खड़ा करके कम से कम ये पोर्ट्रे तो कर दिया है कि उड़ीसा के 20 आदमी मेरे साथ हैं, और वो 20 आदमी नहीं है बल्कि
बहुत बड़े लार्जर पॉपुलेशन का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं, उनकी वहां पैठ है और वो उड़ीसा की राजनीति को कम से कम हिला सकते हैं, बदल सकते हैं। अब थोड़ा सा हमें धर्मेंद्र प्रधान के बारे में जान लेना चाहिए कि व्यक्ति कौन है। ये सामान्य व्यक्ति तो नहीं है। ये संगठन में मजबूत कैसे हुए, इसकी भी एक पूरी कहानी है। इनके पिताजी भी बहुत बड़े लीडर रहे हैं। इनको मनी मैन भी कहा जाता है, साथ ही रिसोर्स का हब भी कहा जाता है। पैसे जुटाने का काम, रिसोर्सफुल संगठन को बनाने के लिए, व्यापारिक लॉबी के साथ बातचीत करने के लिए, उनको पार्टी के साथ जोड़ने के लिए और आपसी हितों को देखने के लिए इनको पार्टी के द्वारा संगठन में महत्वपूर्ण भूमिकाएं दी गई थी। उसके अलावा सेंट्रल कमांड के साथ प्रॉक्सिमिटी में इनको भरोसेमंद तो माना ही जाता था। इन्होंने खुद इस्तीफा जब पेशकश कर दिया, उसके बावजूद इनका इस्तीफा नहीं लिया गया, ये अपने आप में दिखाने के लिए काफी है कि कितने मजबूत रहे होंगे। लेकिन जो लोकल काडर है उसके साथ इनका फ्रिक्शन लगातार चलता रहता है। इंटरनल डिससेटिस्फैक्शन की खबरें समय समय पर आती रही मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार। साथ ही जो लॉन्ग टाइम ओडिशा बीजेपी की लीडरशिप है उसमें उन्होंने पाया कि प्रधान जो है वो थोड़े से डिससेटिस्फाइड है और साइडलाइंड है प्रधान के द्वारा। अगर लोकल लीडरशिप को लगता है कि उनका एक बड़ा नेता जो बीजेपी सेंट्रल लीडरशिप के साथ जाके बैठता है वो उन्हें साइडलाइन किए हुए, उनकी सुनता नहीं है, तो जो उनकी लीडरशिप का स्टाइल है वो सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप है। साथ ही अपनी पसंद के कैंडिडेट्स को रखना और अपनी पसंद की कैंडिडेट्स के तरीके से चलना उनको ज्यादा अच्छा लगता है। तो धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ सिर्फ दिल्ली में नहीं, जेंजीज में नहीं, प्रोटेस्टर्स में नहीं, बल्कि उड़ीसा की बीजेपी की लीडरशिप के बीच में भी एक ठीक ठाक डिससेटिस्फैक्शन है। तो क्या वो उनको जाके छेड़ेंगे? क्योंकि 20 एमपीज को तो अपने साथ ले ही आए, अपना शक्ति प्रदर्शन तो कर ही दिया। उसके अलावा जो ओवर सेंट्रलाइजेशन का रिस्क है धर्मेंद्र प्रधान के साथ वो लगातार जुड़ा रहता है, उससे वो पार नहीं पा पाए हैं। और यहां भी ऐसा ही दिखा। बहुत लंबे समय तक 2024 में भी नीट का पेपर लीक हुआ था, उसके बाद भी जिम्मेदारी लेना तो दूर, कोई रिफॉर्म्स करना, इस तरीके की कोई घटनाएं नहीं हुई। जब विपक्ष ने सवाल पूछे, जब वो अपनी शपथ भी ले रहे थे, उस समय भी उनके साथ हुटिंग की गई, उनको बार बार बताया गया, समझाया गया, सदन में नारे लगाए गए कि आप नीट पेपर लीक के ऊपर कुछ करिए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। और उड़ीसा की जो स्थिति है, अमित शाह से जो उनकी प्रॉक्सिमिटी है और 20 एमपीओं का शक्ति प्रदर्शन है, वो ये जाहिर करता है कि कहीं ना कहीं उनके मन में अभिलाषा है जो उनके इस्तीफे में भी दिखती है, जिसमें भगवान जगन्नाथ का नाम लेकर उन्होंने उड़ीसा की जनता के साथ जुड़े रहने और संबंध आगे बढ़ाने की बात कही है। कितना जल्दी होगा, नहीं होगा, इस बात को लेकर के जब तक पुष्ट रिपोर्ट्स नहीं आती हैं तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन बहुत अच्छे तरीके से जेंजी प्रोटेस्टर्स ने ह्यूमिलिएट किया है धर्मेंद्र प्रधान को। जो जिम्मेदारी वो पिछले 5 सालों से लेने के लिए तैयार नहीं थे, उनके कहे अनुसार उनका राजनीतिक जीवन 40 वर्षों का है। उन्होंने बहुत मेहनत की है। 2000 में पहली बार जब वो विधायक बने से उससे लेकर के आज तक उन्होंने राजनीति में ऐसा कोई काम नहीं किया है जो देश के खिलाफ हो, देश के लोगों के खिलाफ हो, बच्चों के खिलाफ हो। शिक्षा मंत्री रहते हुए उनका कहना है कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन धरातल पर कहाँ दिखता है। धरातल पर आप पेपर लीक नहीं रोक पाते, जो व्यक्ति जिम्मेदार होते हैं उनको टाइम से पनिश नहीं कर पाते, कोई मैकेनिज्म नहीं बना पाते। एक बार लीक हो सकता है, लेकिन अगली बार लीक हो जाए इस बात की संभावना ना के बराबर होनी चाहिए। तो जो आप चूल्हे नहीं कस पाए अपनी प्रशासन की और उन लोगों को सजा नहीं दे पाए जिन्होंने ऐसा किया था, जो इसमें सम्मिलित थे, तो दिखाता है कि नाकामी हुई थी। और आपको नैतिक आधार पर पहले इस्तीफा दे देना चाहिए था, लेकिन चूंकि उन्होंने नहीं दिया तो अब जाकर के उनको ह्यूमिलिएट किया गया और ठीक ठाक जेंजी के द्वारा, प्रोटेस्टर्स के द्वारा उनके ऊपर दबाव बनाया गया। जब ये दबाव घर तक पहुंचा, सरकार की नाक तक पहुंचा, तो सरकार ने खुद को बचाने के लिए धर्मेंद्र प्रधान को साइडलाइन किया, उनको अपनी जगह बताई, दिखाई और उनको वापस भेज दिया। अब यह भाजपा की गलती होगी। अगर वो केंद्र में सरकार में बने रहना चाहती है तो धर्मेंद्र प्रधान जैसे मजबूत व्यक्ति जिसके साथ 20 एमपी हैं उनको अपने साथ रखना पड़ेगा। कुछ जो राजनीतिक आलोचक हैं उनका यह भी कहना है कि धर्मेंद्र प्रधान के जो 20 एमपीज थे उनके डर के कारण ही टीएमसी में जो बगावत हुई या टीएमसी के लोगों को अपनी तरफ मिलाने की साजिश हुई, वो पूरा प्रकरण इस देश को देखने को मिला। अगर ऐसा ना होता, कि आशंका ना होती सरकार को कि शायद ये एमपीज हमें छोड़ सकते हैं, तो टीएमसी में तोड़फोड़ करने की आवश्यकता सरकार को ना पड़ती और भाजपा ने जो ऑपरेशन लोटस चलाया उसकी उन्हें आवश्यकता नहीं पड़ती। इसके अलावा प्रोटेस्ट में जितने भी मुद्दे थे, मांगे थी, वो सब मान ली गई हैं। धर्मेंद्र प्रधान का जो भविष्य होगा वो देखा जाएगा, वो सरकार समझ लेगी। लेकिन अभी जो रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक बड़ी जिम्मेदारी धर्मेंद्र प्रधान को मिलेगी। अभी नहीं मिलेगी, थोड़े समय बाद मिलेगी, लेकिन वो चुप नहीं बैठेंगे। इस बात को लेकर के बीजेपी भी निश्चिंत है और जो उनको जानते हैं संगठन के लोग, उनमें भी ठीक ठाक इस बात का संतोष है कि शायद वो दोबारा से उड़ीसा की राजनीति में प्रवेश करेंगे और किसी बड़े पद के साथ वापस जाएंगे। आपका इसमें क्या विचार है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। इस वीडियो को लाइक कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे किसी दूसरे सेशन में फिर से मिलेंगे। थैंक यू सो मच।